Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, today we are going to start chapter number 8 from the first enter biology. The name of chapter is Variation and Gene. In the previous lecture, we had discussed about the terminology used in this chapter. Some important terms were discussed, and today we are going to start from the chapter first topic. So before the topics, we must know about the Mendel and the Mendel's method of study. मेंडल ने जो भी काम किया है उस काम में उसका मेथड क्या था और उस काम में मेंडल जो है तरीका कौन सा अपना रहा था, एक्सपेरिमेंट के लिए उसके पास जो है वो प्लांट्स कौन से थे या ऑर्गेनिज्म कौन से थे जिन पर उसने ये सारा काम किया था। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पहले से नोट कर दी हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो सारी बताने की हैं, समझाने वाली जो बातें होंगी वो हम साथ साथ यहाँ पर करते जाएंगे। जॉर्ज मेंडल का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इसका जो पैदाइशी साल है वो 1822 और इसका जो डेथ ईयर है वो 1884 है। मेंडल ने ये जो काम शुरू किया था जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 1854 में ये रिसर्च स्टार्ट की थी और तकरीबन ये रिसर्च उसकी जो है वो 8 साल के अरसे तक चली थी। मेंडल चोज टू यूज पी प्लांट। मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में जो स्पेसिमेन इस्तेमाल किया था, जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया था, वो कौन सा है? कॉमन प्लांट पी प्लांट है। अब ये मेंडल की खुशनसीबी कहें या मेंडल की एक्सपर्टाइज कहें या उसका तजुर्बा कहें, क्योंकि काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो हैं वो पहले भी इस तरह के काम पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, लेकिन उनके काम जो हैं वो फेल हो जाते थे बिकॉज के उन्हें कोई ऐसा प्लांट नहीं मिलता था जिन पर उनके एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल हों और उन्हें जो रिजल्ट्स हैं वो प्योर मिलें। तो मेंडल को जो प्लांट मिला, पी प्लांट, जिस पर इसने काम किया है, बाय चांस था या बाय चॉइस था, मेंडल को जो प्लांट मिला था वो पी प्लांट। पी प्लांट में 4 खुसूसियात ऐसी हैं जिनकी वजह से मेंडल का जो काम था वो सक्सेसफुल था और मेंडल ने ये काम जो है वो बखूबी अपनाया और मेंडल ने जो रिजल्ट्स यहाँ पर नोट किए अपनी रिसर्च के दौरान, वो रिजल्ट्स बिल्कुल प्योर थे। रीजन क्या था? वाई पी प्लांट? आप कह सकते हैं कि पी प्लांट मेंडल की सक्सेस का राज था। इजी टू कल्टीवेट। सबसे पहले तो ये प्लांट जो है वो कल्टीवेशन में बिल्कुल इजी है। ओनली सेल्फ पॉलिनेशन, यानी नेचुरली इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती, क्रॉस पॉलिनेशन होती ही नहीं है। नेचुरली इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होती है। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब आर्टिफिशियली हम करवाएं, बाकी इसमें जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर कोई भी आप क्रॉस करवा रहे हो तो आपको पता है कि किन 2 प्लांट्स को आपने क्रॉस करवाया है, और अगर आपने क्रॉस नहीं करवाया, कोई भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो रही है कोई कैरेक्टर लेके, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए से ही हुई है, यहाँ पर कोई भी जो है वो क्रॉस नहीं हुआ। तो ये फायदा है कि जिस कैरेक्टर वाले प्लांट को आप क्रॉस करवाओगे वही क्रॉस होगा, बाकी कोई भी खुद ब खुद जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए से कैरेक्टर जो है वो हाइब्रिड की तरफ मुंतकिल नहीं होगा। यानी क्रॉस करवाना ये रिसर्चर के हाथ में था, कुदरती तौर पर कोई भी जो है वो क्रॉस यहाँ पर मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इज इजी। इसकी जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है वो इजी है। क्यों इजी है? बिकॉज के इनके फ्लावर्स की जो साइज है वो बड़ी होती है, तो आराम से एंथर को कट करके स्टिग्मा पर शिफ्ट किया जा सकता है। एंथर में से पोलन ग्रेन्स जो है वो लेकर स्टिग्मा तक शिफ्ट किए जा सकते हैं
और इजीली शिफ्ट किए जा सकते हैं बिकॉज के फ्लावर की साइज जो है वो बड़ी होती है, तो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रोमिनेंट और विजिबल है। उसके अलावा इस प्लांट में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो और उनसे उनकी वैरायटी आपको जो है वो इजीली मिल सकती है। जैसे कि लेट सपोज ये 4 मेरे पेन हाथ में हैं। अब इन चारों पेन्स का एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि इजीली ऑब्जर्व हो सकता है। लेट सपोज मेंडल ने ये प्लांट लिया है और ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये पी प्लांट है। तो पी प्लांट की आप वेराइटीज यहाँ पर देख सकते हो कि भाई एक पी प्लांट ऐसा है जिसका कलर ग्रीन है, एक पी प्लांट ऐसा है जिसका कलर रेड है, एक पी प्लांट ऐसा है जिसका कलर ब्लैक है, और एक पी प्लांट ऐसा है जिसका कलर जो है वो कौन सा है, ब्लू है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स विच आर इजीली रिकॉग्नाइजेबल। सो इजीली रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स होने की वजह से मेंडल को पता था, या मेंडल इजीली ऑप्ट कर लेता था कि किस कैरेक्टर को मैं लूं और उनकी कौन सी वेराइटीज को आपस में क्रॉस करवाऊं, ताकि जो उनकी ऑफस्प्रिंग पैदा हो उनमें भी फिर रिजल्ट नोट करते वक्त ये पता लगे कि कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ और कौन सा एक्सप्रेस हुआ या कौन सा एक्सप्रेस नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए यूं समझें कि लेट सपोज ग्रीन प्लांट का क्रॉस करवाया गया रेड के साथ। अब जो ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग में लेट सपोज कि सिर्फ ग्रीन कलर मौजूद है, रेड मौजूद नहीं है, तो ये इजीली ऑब्जर्व हो सकता है। अगर रेड मौजूद है, ग्रीन मौजूद नहीं है, तो ये इजीली ऑब्जर्व हो सकता है। यानी ये ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। रिजल्टिंग हाइब्रिड्स आर फर्टाइल, यानी जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के जरिए से ऑफस्प्रिंग पैदा हो रही थी वो भी फर्टाइल थी। वरना बाज़ ये होता है कि जो हाइब्रिड होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो फर्टाइल नहीं होते। लेकिन मेंडल को जो पी प्लांट थी, पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें हालांकि कुदरती तौर पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होती, आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद भी उसकी जो हाइब्रिड यानी क्रॉस के बाद जो बच्चा पैदा हो रहा था, ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा था, प्लांट पैदा हो रहा था, वो अगेन फर्टाइल था। मेथड ऑफ स्टडी, ये बात समझने की है। अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो मेंडल के जितने भी हमारे आगे वाले टॉपिक्स हैं वो हल करने में, उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने में वो हमारे लिए आसान होते हैं। बाज बच्चों को ये मेथड ऑफ स्टडी मेंडल का पता नहीं होता, इसलिए वो जो भी प्रॉब्लम्स उनको मिलते हैं या क्वेश्चंस मिलते हैं वो रिजॉल्व नहीं कर पाते। तो याद रखें, मेंडल का जो काम है उसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला उसका जो स्टेप है उसमें उसने करवाई है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएगा तो मतलब कौन कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी, ये आर्टिफिशियल होगी। और जो दूसरा स्टेप है मेंडल का वो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। कौन सा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। अब थोड़ी देर के लिए में भी कलर नजर नहीं आ रहे तो मैं लेटर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेट सपोज कि हमारे पास मेंडल का तरीका ये था कि एक प्लांट है, लेट सपोज इस प्लांट की जो हाइट है वो टाल है, और दूसरा प्लांट है जिसकी जो हाइट है वो लेट सपोज कि ड्वार्फ है। अब इन दोनों प्लांट्स का हम क्रॉस करवाते हैं। इस प्लांट को अगर इस प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो इनमें से एक ऑर्गेनिज्म पैदा होगा पूरे रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस के बाद। रिजल्टिंग जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, अब वो ऑर्गेनिज्म या तो टाल होगा या फिर डिवार्फ होगा। तो याद रखें, ये जो पहला ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है वो क्रॉस के बाद पैदा हो रहा है। लेट सपोज ये पहले वाला ऑर्गेनिज्म जो है इसकी हाइट जो है वो कौन सी है, अगेन कुछ टाइम गुजरने के बाद ये जैसे ही ग्रो कर रहा है तो इसकी हाइट जो है वो अगेन कौन सी है, टाल। तो देखें, क्रॉस इन दोनों से हुआ था, ऑर्गेनिज्म जो पैदा हुआ उसके पास सिर्फ इसका कैरेक्टर मौजूद है और इसका कैरेक्टर मौजूद नहीं है। ये कैरेक्टर मौजूद है और ये मौजूद नहीं है, यानी टाल की मौजूदगी है और डिवार्फ मौजूद नहीं है। टाल को हम क्या कहेंगे, हालांकि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से पैदा हुआ है, क्रॉस से पैदा हुआ है, तो
टाल जो है वो क्या कहलवाएगा यहाँ पर, डोमिनेंट कहलवाएगा, और ऊपर लिख लेता हूं, टाल इज व्हाट, डोमिनेंट, और ये क्या कहलवाएगा, डिवार्फ जो है ये कहलवाएगा रिसेसिव, यानी ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म पहले वाला पैदा हुआ वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के जरिए से पैदा हुआ। तो मेंडल कर ये रहा था कि दो वेराइटीज एक कैरेक्टर की ली। यहाँ पर कैरेक्टर कौन सा है, हाइट। वेराइटीज कौन सी है उसकी, टाल हाइट और डिवार्फ हाइट, उनका आपस में क्रॉस करवाया तो एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ जिसके पास इन दोनों पेरेंट्स का कोई एक कैरेक्टर मौजूद होगा, या टाल पेरेंट का या डिवार्फ पेरेंट का। लेट सपोज का टाल का मौजूद है, तो मेंडल ने कहा कि जो कैरेक्टर क्रॉस के बाद पैदा हो वो कहलवाएगा डोमिनेंट, और क्रॉस के बाद हाइब्रिड में जो कैरेक्टर नहीं होगा वो क्या कहलवाएगा, रिसेसिव। इसको मेंडल ने क्या नाम दिया था, इट इज कॉल्ड इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी याद रखना है यहाँ पर। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, व्हेन a cross is performed between two individuals who are differing in one character, जो कि एक कैरेक्टर की एक्सप्रेशन में डिफरेंट है, so the expression which is present in the first offspring will be called as what, dominant, and the character's expression which is absent in the first offspring will be called as what, recessive। जो इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया, इन दोनों के क्रॉस के बाद जो कैरेक्टर मौजूद होगा इन दोनों में से वो डोमिनेंट, जो इन दोनों का कैरेक्टर नहीं होगा वो क्या कहलवाएगा, रिसेसिव। तो मेंडल की जो स्टडी है उसका मेथड ये है कि फर्स्ट इसमें क्या करवाया, क्रॉस। अब ये ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया, इसके पास एक्सप्रेशन कौन सी है, टाल। अब इस ऑर्गेनिज्म को मेंडल छोड़ रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम मेंडल ने रखा है F1, क्या, F1, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जितने भी प्लांट इसमें से पैदा होंगे वो सारे के सारे खुद पैदा हुए क्रॉस फर्टिलाइजेशन के जरिए से, लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये क्या, कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। थोड़ी इसकी डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं। Listen beta, two plants are here, one is what, टाल, और दूसरा प्लांट है हमारे पास डिवार। मेंडल के पास ये दोनों प्लांट्स मौजूद हैं। अब चूंकि इन प्लांट्स में कुदरती तौर पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये हाइब्रिड नहीं है, सो ये दोनों प्लांट्स क्या कहलवाएंगे, ट्रू ब्रीडर्स कहलवाएंगे। ये क्या कहलवाएंगे, ट्रू ब्रीड। ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, ट्रू ब्रीड है, बिकॉज ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन से पैदा नहीं हुए। सो बोथ ऑफ दीज आर ट्रू ब्रीड। अब ट्रू ब्रीड में जो टाल ऑर्गेनिज्म है और डिवार्फ ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कल हमने ये चीज डिस्कस की थी, मेंडल के मुताबिक हर ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर मौजूद होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर मौजूद होते हैं। सो कैरेक्टर इज व्हाट, हाइट। तो इसके कितने फैक्टर्स मौजूद होंगे, दो। हाइट के लिए इसके पास दो फैक्टर्स मौजूद हैं जिसको हम जाहिर कर रहे हैं कैपिटल टी के साथ, और इसके पास भी इसी तरह से दो फैक्टर्स मौजूद हैं और जिसको हम जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल टी के साथ। तो ये जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, एक ही कैरेक्टर की दो अगर एक्सप्रेशन हम लेते हैं तो उसको एक लेटर से जाहिर करते हैं, जस्ट स्मॉल केस और लोअर केस इस्तेमाल करते हैं, या सुपर स्क्रिप्ट उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या सब स्क्रिप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सो असल में ये यूं समझें कि ये दो मुख्तलिफ अलील हैं, यानी इस जीन के ये दो अलील हैं, एक टाल हाइट वाला अलील है और दूसरा डिवार्फ हाइट वाला अलील है। तो टाल हाइट वाले के पास दोनों अलील टाल के हैं, डिवार्फ वाले के पास दोनों अलील कौन से हैं,
डिवार्फ के हैं। सो ये ऑर्गेनिज्म कौन से? ट्रू ब्रीडर्स। अब जब इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या बनेंगे? गैमीट्स। सो ये जब गैमीट बनाएगा तो इसका एक अलील एक गैमीट में, दूसरा अलील इसका दूसरे गैमीट में, यूं जितने भी इसके पास गैमीट्स बनेंगे उसमें एक अलील जाएगा। सो दिस इज व्हाट? सेपरेशन ऑफ अलील्स। दिस इज सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स। सो दीज आर दी पेरेंट्स। हमने नाम लिखा है इनका P1, इनका हमने नाम लिखा है G1, यानी ये इनके गैमीट्स। बिल्कुल उसी तरह ये भी गैमीट्स बनाएगा, तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे, इसके एक गैमीट में T और दूसरे गैमीट में भी T सिमाल। सो अब अगर ये गैमीट लेट सपोज इससे फर्टिलाइज हो रहा है या ये गैमीट इससे फर्टिलाइज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कि इन दोनों, ये दोनों गैमीट सेम है और ये दोनों गैमीट सेम है। क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी है तो यहाँ से लेट सपोज कि हम ले रहे हैं कि ये वाला जो गैमीट है वो फर्टिलाइज हो रहा है और दिस इज कैपिटल T, और यहाँ से जो गैमीट फर्टिलाइज हुआ है वो कौन सा अलील लेकर आया है? स्मॉल T। सो यहाँ पर अलील तो दोनों मौजूद हैं, कैपिटल T का भी मौजूद है, स्मॉल T का भी मौजूद है, यानी टाल हाइट का भी मौजूद है और डिवार्फ हाइट का भी। सो इनमें से एक्सप्रेशन या तो इसकी होगी या फिर इसकी होगी। लेट सपोज इसकी एक्सप्रेशन मौजूद है, सो द प्लांट इज टाल। देखने में वो प्लांट कौन सा है? टाल। सो ये क्या कहलवाएगा? इसका फिनोटाइप। ये इसका फिनोटाइप, यानी फिजिकली वो टाल है। ये इसका क्या है? जीनोटाइप। जीनोटाइपिकली उसके पास टाल हाइट का अलील भी मौजूद है और डिवार्फ का भी अलील मौजूद है। सो दिस इज व्हाट क्रॉस। ये जो पैदावार है वो क्रॉस की है। सो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? कि ये हाइब्रिड है। ये क्या है? हाइब्रिड है। ठीक है। सो ये पहली ऑफस्प्रिंग है, इसलिए हमने इसका नाम लिखा है F1। सो इस क्रॉस से जितने भी ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे दे ऑल आर व्हाट? F1। अब यहां से जो काम शुरू होगा, दिस इज व्हाट? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन का नतीजा था। अब इस ऑर्गेनिज्म को मेंडल ने छोड़ा है फॉर व्हाट? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ से आगे जो प्रोसेस होगा, यहाँ पर जो प्रोसेस था वो कौन सा था? क्रॉस फर्टिलाइजेशन का था। और यहाँ से जो आगे प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन का होगा। सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सो ये ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करेगा तो अगेन क्या बनाएगा? गैमीट्स। इसके गैमीट्स में कैपिटल T होगी और कुछ गैमीट्स में क्या होगी? स्मॉल T होगी। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, तो इस तरह के गैमीट्स मेल भी होंगे और इस तरह के गैमीट्स फीमेल भी होंगे। सो लेट सपोज हम एक तरफ जो है वो मेल गैमीट्स रखते हैं और दूसरी तरफ हम रख देते हैं कौन से? फीमेल गैमीट्स। अब ये इस तरह से हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज कि हमें पता नहीं है कि कौन सा गैमीट बना है और कौन सा गैमीट नहीं बना, और यह भी हमें नहीं पता है कि कौन सा गैमीट किस गैमीट वाले अलील के साथ फर्टिलाइज हो रहा है। इसलिए जितने गैमीट्स पॉसिबल हैं टाइप्स में बन सकते हैं, हमने वो सारे लिए, मेल के भी और फीमेल के भी। पॉसिबल है कि ये गैमीट इससे फर्टिलाइज हो सकता है, ये गैमीट इससे फर्टिलाइज हो सकता है, ये गैमीट इससे फर्टिलाइज हो सकता है, ये गैमीट इससे फर्टिलाइज हो सकता है। यानी सारी पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये चार्ट बनाया है कि पॉसिबल टाइप ऑफ गैमीट भी यही है और पॉसिबल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस जो है वो भी यही है। सो व्हेन दिस गैमीट इज गोइंग टू फर्टिलाइज विद दिस कैपिटल T, अगर ये गैमीट इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो कैपिटल T एंड स्मॉल T वाला अलील। अगर ये गैमीट इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो कैपिटल T एंड स्मॉल T। ये इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो स्मॉल T एंड स्मॉल T। सो मेथड ऑफ स्टडी में दूसरे नंबर पर क्या आ गई? सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म भी टाल है,
ये ऑर्गेनिज्म भी टाल है, ये ऑर्गेनिज्म भी टाल है। ये तो टाल है, समझ में आ रहा है, ये दोनों टाल क्यों है? बिकॉज इन दोनों के पास जो अलील है वो टाल का भी है, डिवार्फ का भी है। और टाल के लिए पीछे हमें पता है कि टाल जो है वो डोमिनेंट है। सो जहां भी टी कैपिटल वाला अलील मौजूद होगा वहां एक्सप्रेशन कौन सी होगी? टाल होगी। सो ये इसकी एक्सप्रेशन भी टाल, इसकी एक्सप्रेशन भी टाल। और ये तीन ऑर्गेनिज्म ऐसे मिले हैं हमें जो कि फिनोटाइपिकली क्या है? टाल हैं। और एक ऑर्गेनिज्म हमें ऐसा मिला है जो कि फिनोटाइपिकली डिवार्फ है। मेंडल का मेथड ऑफ स्टडी भी यही था कि जब वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा रहा था तो ड्यूरिंग द क्रॉस हाइब्रिड में कोई एक कैरेक्टर मौजूद था, जैसे यहाँ हमने करवाया टाल का रिसेसिव के साथ, तो कौन सा मौजूद है? टाल मौजूद है। जब उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहा था तो उससे रिजल्ट ये मिल रहा था 3:1। तीन ऑर्गेनिज्म टाल कैरेक्टर वाले, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवार्फ कैरेक्टर वाले। यूं मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट के दौरान मुख्तलिफ इनकी वेराइटीज इस्तेमाल की, उनके कौन से कैरेक्टर उसने लिए थे? वो टोटल कैरेक्टर थे 7। कितने कैरेक्टर थे? 7 कैरेक्टर्स ने लिए थे। जैसा कि इसका एक मिसाल ले लेते हैं हम। जैसे कि पहला कैरेक्टर हम ले रहे हैं हाइट का। हाइट की 2 वेराइटीज इसके पास थी, टाल प्लांट भी थे और डिवार्फ भी थे। यानी टाल का कैरेक्टर क्रॉस किसके साथ करवाया? डिवार्फ के साथ। यूं सीड कलर, लेट सपोज के सीड कलर ये कैरेक्टर का नाम है और उसकी एक्सप्रेशन जो है वो ग्रीन और येलो। इस तरह से उसके पास जो कैरेक्टर थे वो 7 थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं उनके वो पास हो रहे हैं।